एल्स प्रॉब्लम, या इसको इफ एल्स लैडर भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं कि ये भी क्या इफ एल्स स्टेटमेंट का एक्सटेंशन है। The if else ladder is an extension of if else statements। इसमें क्या करते हैं कि जनरली हम लोग उसमें क्या कहते हैं कि कंडीशन ट्रू होता था तो फिर से कंडीशन कुछ करके ट्रू फॉल्स करता था, लेकिन इसमें क्या अगर कंडीशन ट्रू होता था तो कुछ जो भी स्टेटमेंट होगा या नंबर ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होगा तो फिर से अनदर कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन टू और ट्रू हो तो पहला कंडीशन ट्रू है, कंडीशन टू भी ट्रू हुआ तो फिर कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स हुआ तो फिर से थर्ड कंडीशन चेक करेंगे। इस तरह से इसमें नंबर ऑफ कंडीशंस चेक करते हैं, उसके बेसिस पर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। इसको देख लीजिए, इसका सिंटेक्स ये है। जैसे इसमें हमने एक सैंपल के रूप में क्या किया था, कंडीशन 1 कंडीशन 2 डॉट डॉट करके कंडीशन n कर दिया था। इसमें क्या, पहले सिंटेक्स ध्यान दीजिएगा। इफ कंडीशन 1 अगर कंडीशन 1 ट्रू होता है तो यहाँ स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन 1 चेक होगा, कंडीशन 1 अगर ट्रू हो जाता है, सही होता है, तो स्टेटमेंट 1 जो भी है या इफ के ब्लॉक में एक स्टेटमेंट से एक रन करेगा, एक से ज्यादा स्टेटमेंट रहेगा तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक में जो भी स्टेटमेंट रहेगा रन करेगा कंडीशन 1 के बेसिस पर। अगर कंडीशन 1 ट्रू होता है तो सपोज कि ये कंडीशन 1 ट्रू नहीं होता है, फॉल्स हो जाता है, तो फिर क्या चेक करने जाएगा, एल्स इफ कंडीशन 2 को चेक करेगा। कंडीशन 2 कब चेक होगा, जब कंडीशन 1 फॉल्स होगा तो। अगर कंडीशन 1 फॉल्स नहीं होगा, ट्रू हो जाएगा, तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा और सीधा सीधा बाहर चला जाएगा। अगर कंडीशन 1 फॉल्स हो जाता है तो स्टेटमेंट 2 चेक करने जाएगा, स्टेटमेंट 2 सॉरी कंडीशन 2 चेक करेगा। कंडीशन 2 में क्या है, एल्स इफ कंडीशन 2 को चेक करेगा। अगर कंडीशन 2 ट्रू हो जाता है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। तो इसी तरह से इस ऑर्डर में एक कंडीशन को चेक करता जाएगा। कब तक चेक करेगा, लास्ट में एक लास्ट कंडीशन क्या है, कंडीशन n को चेक करेगा। लेकिन कंडीशन n तक कब पहुंचेगा, जब ये सारे कंडीशन फॉल्स होंगे तब। कंडीशन 1 फॉल्स होता है, कंडीशन 2 कंडीशन 3 सारे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो कंडीशन n को चेक करेगा। अगर कंडीशन एल्स n ट्रू होता है तो स्टेटमेंट n एग्जीक्यूट होगा। और मान लो कि सारे के सारे कंडीशन 1 से लेकर n तक सारे कंडीशन फॉल्स हो जाते हैं, तो क्या करेगा, हमें एल्स पार्ट में चला जाएगा। एल्स पार्ट दी है, उसमें सिर्फ स्टेटमेंट n+1 नेम दे दिए, कोई भी नेमिंग से मैटर नहीं करता है, नाम दे सकते हैं, सैंपल है जस्ट। तो स्टेटमेंट n+1 रन करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, फिर से रिपीट करें, कंडीशन 1 ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट 1 रन किया। अगर फॉल्स हुआ तो कंडीशन 2 चेक करेगा, कंडीशन 2 ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट 2 रन करेगा। अगर कंडीशन 2 भी फॉल्स हो जाता है, पहला कंडीशन फॉल्स हुआ, कंडीशन 2 भी फॉल्स हो जाता है, तो फिर कंडीशन 3 को चेक करा जाएगा। इसी तरह अगर सारे कंडीशन फॉल्स हो जाते हैं तो लास्ट में कंडीशन n को चेक करेगा। कंडीशन n ट्रू होता है, कंडीशन n ट्रू होता है तो स्टेटमेंट n रन करेगा। और कंडीशन n भी फॉल्स हो जाता है, 1 से लेकर n तक सारे के सारे कंडीशन फॉल्स हो जाते हैं, तो एल्स पार्ट में जाएगा। एल्स पार्ट में क्या दिए हैं, स्टेटमेंट n+1 जो है रन बाय डिफॉल्ट ये रन कर जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, ये इसमें से कोई एक स्टेटमेंट रन करेगा, एक्चुअली के सारे नहीं रन करेगा। कंडीशन 1 ट्रू होता है तो 1 रनेगा, अगर कंडीशन n ट्रू होता है स्टेटमेंट n रन करेगा। और सारे फॉल्स होते हैं तो ये एल्स पार्ट का स्टेटमेंट n+1 रन करेगा। और ये n+1 रन करने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट जो होगा आपका प्रोग्राम में वो रन करेगा, और नहीं होगा तो प्रोग्राम एंड हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट स्टेटमेंट या नेक्स्ट रेस्ट ऑफ कोड पे चला जाएगा प्रोग्राम का। लेकिन एक चीज ध्यान दें, हमेशा एक चीज इसमें फिक्स है कि एक ही कंडीशन के अनुसार बेसिस पर या तो इस इफ का बॉडी रन करेगा, इसमें अगर स्टेटमेंट एक है तो एक, या दो तीन स्टेटमेंट है, 2-3 स्टेटमेंट, इस बॉडी में इफ के बॉडी में जो भी स्टेटमेंट होगा वो रन करेगा। या इस एल्स इफ इस पार्ट में जो स्टेटमेंट वो मतलब सारे के सारे रन नहीं करेंगे, किसी एक कंडीशन के बेसिस पर जो उससे जुड़े हुए स्टेटमेंट होंगे या नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होंगे वो रन करेंगे। इसमें हमने एग्जांपल के तौर पे एक एक स्टेटमेंट लिखा है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 ऐसा लिख दिया, लेकिन यहाँ पर आपका नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं और सिंगल स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है। तो लेकिन एक ही ब्लॉक रन करेगा, इसका इस ये बॉडी रन करे, या सेकंड में ये बॉडी रन करे, या एल्स इफ कंडीशन एन का के साथ ये जो बॉडी ये रन करे, या ये बॉडी रन की कोई एक ही रन करेगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा तो चला जाएगा। ये तो आपका सिंटेक्स होगा। इसका एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं, इसको जस्ट पिक्चोरियल में रिप्रेजेंट कर देते हैं, या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसको बोलते हैं। उसका जस्ट क्या है, इफ एल्स इफ लैडर का ये फ्लो चार्ट है। यहाँ से आपका प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, पूरा ये फ्लो चार्ट सिर्फ इफ एल्स लैडर का पूरा प्रोग्राम का नहीं दिया गया। फ्लो चार्ट है इफ एल्स लैडर का। इसमें क्या देखें, पहला कंडीशन यहाँ चेक करते थे, कंडीशन 1 ट्रू हुआ था, ठीक है, कंडीशन 1 ट्रू होगा तो इस पाथ में, फॉल्स होगा तो अदर पाथ फॉलो करता। कंडीशन 1 ट्रू होता है तो क्या था उससे अटैच्ड स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करेगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा।
अगर कंडीशन 1 फॉल्स होता है, कंडीशन 1 फॉल्स होता है तो क्या करेगा वो, कंडीशन 2 को चेक करने जाएगा। अगर सपोज कीजिए दिस कंडीशन 1 जो है फॉल्स हो जाता है तो क्या करेगा, अगर फॉल्स होगा तभी कंडीशन 2 चेक करने जाएगा। कंडीशन 1 फॉल्स हो जाता है तो कंडीशन 2 को चेक करेगा। कंडीशन 2 ट्रू हो गया, कंडीशन 2 सही हुआ तो स्टेटमेंट 2 रन करेगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट, देखिए स्टेटमेंट 2 का पाथ ये रन करता हुआ नेक्स्ट स्टेटमेंट पर चला जाएगा। ये इफ एल्स का सिंटेक्स नहीं है, बस खाली फ्लो चार्ट के रूप में दिखाया है। अगर कंडीशन 1 फॉल्स हुआ था, कंडीशन 2 भी फॉल्स हो जाता है तो फिर कंडीशन 3 चेक करेगा, जैसे इसमें 4 चेक करेगा, लेकिन इसमें नहीं दिया, डायरेक्ट 2 के बाद n दिखाने के लिए। ठीक है, सारे के सारे इसमें फ्लो चार्ट में दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो 2 के बाद डॉट डॉट करके n चेक, कंडीशन n चेक है। जैसे मान लीजिए कंडीशन n-1 तक फॉल्स हो गया तो कंडीशन n को चेक करेगा। कंडीशन n अगर ट्रू होता है तो उससे अटैच्ड स्टेटमेंट कौन था, उससे अटैच्ड स्टेटमेंट n था, तो स्टेटमेंट n एग्जीक्यूट कर जाएगा। भाई सपोज ये ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे कंडीशन फॉल्स हो जाते हैं, 1 से लेकर n तक कंडीशन फॉल्स हो जाते हैं, तो उस केस में एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट क्या दिए थे, n+1 रन करेगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट चल जाएगा, मतलब रेस्ट ऑफ द कोड पर चल जाएगा। ये जस्ट क्या है, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है। ये जो भी सिंटेक्स दिए थे, ये जो सिंटेक्स है, ये इफ एल्स लैडर का सिंटेक्स, उसी का ये पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है। इस इफ एल्स लैडर को एक सी प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। उसको मतलब सी प्रोग्राम को इलिस्ट्रेट करने के लिए, समझाने के लिए हमने सैंपल यहाँ सी कोड दिया है। हेडर फाइल हमने इंक्लूड, हेडर फाइल आप जब रन करवाइएगा तो हेडर फाइल यहाँ पर इंक्लूड कर लीजिएगा। और बाय डिफॉल्ट हमने वॉइड टाइप मेन का लिया है, तो देखिए कोडिंग लिखते हैं तो मेन रिपीट करते, ये बार बताने की जरूरत नहीं कि मेन लिखते हैं ऐसा कुछ, ये सब ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। देखिए वॉइड मेन्स लिखे यहाँ, इंट मेन भी होता है तो इंट मेन होता है, तो रिटर्न जीरो मतलब डिपेंडेंट होता है। अभी फॉर्मेट हमने यहाँ पर फॉलो किए हैं वॉइड मेन का, मेन फंक्शन हुआ और यहाँ से मेन का ये बॉडी शुरू होता है, ओपनिंग ब्रेस यहाँ, और यहाँ पर देखिए एंड में एक क्लोजिंग है। मेन यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर खत्म हो रहा है। इसके मेन के अंदर ये सारे के सारे कोड आपको लिखे गए। इसमें हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, क्या नाम से, इंट मार्क्स नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, तो इसमें कोई भी इंटीजर नंबर इनपुट कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट का मार्क्स कहाँ वेरी करता है, जनरली 0 to 100 ही वेरी करता है, तो इसलिए आपको बाय डिफॉल्ट इसमें इनपुट 0 से 100 के बीच में ही कुछ करके चेक करना होगा, इंसर्ट करके। नेक्स्ट स्टेटमेंट में दिए हैं प्रिंटफ एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। जस्ट ये क्या करेगा, ये स्टेटमेंट जो है स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा, जस्ट एक मैसेज के रूप में क्या डिस्प्ले करेगा, एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। इसे किसी भी जो भी इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है उसको समझ में आ जाएगा कि क्या बोल रहा है प्रोग्राम, क्या बोल रहा है कि आपको स्टूडेंट का मार्क्स को इनपुट करने को बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट दिए हैं स्कैनएफ। स्कैनएफ आपका एक सी में इनपुट फंक्शन है, उसका सिंटेक्स लिखते हैं स्कैनएफ स्मॉल ब्रैकेट के अंदर डबल कोट में परसेंटेज डी लिखे हैं। यहाँ पर डी जो है ना इंटीजर नंबर का फॉर्मेट स्पेसिफायर है, तो इनपुट का सिंटेक्स है डबल कोट में परसेंटेज डी लिखते हैं। उसका कमाने के एम्परसेंट वेरिएबल नेम देते हैं, एम्परसेंट वेरिएबल नेम देते थे। यहाँ वेरिएबल का नाम आपने क्या डिक्लेयर किया था, मार्क्स डिक्लेयर किया था, तो यहाँ पर मार्क्स हो जाएगा। तो जो भी आप इनपुट कीजिएगा ये मार्क्स में एलोकेट होगा। ठीक है, इस मार्क्स करने से क्या होगा, एरिया में मेमोरी एलोकेट होगा, उसका नेम क्या रहेगा मार्क्स, जो इनपुट कीजिएगा वो मार्क्स में जाके स्टोर होगा। उसका पहला कंडीशन यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80। ये कंडीशन सपोज कि आपने बाय डिफॉल्ट इनपुट जो किया है स्टूडेंट को मार्क्स 70 इनपुट किया है, सपोज किया 70 इनपुट किया, 70 इनपुट किया, तब मार्क्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 70। तो चेक होगा क्या 70 70 ग्रेटर देन इक्वल टू 80, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, तो ऑब्वियसली कंडीशन फॉल्स है क्योंकि 70 जो है लेस देन 80 है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो क्या जाएगा, ये पहला कंडीशन फॉल्स हुआ तो आगे चेक करने जाएगा, यहाँ चेक करेगा एल्स इफ। देखिए यहाँ एल्स इफ में एल्स और इफ के बीच में स्पेस होता है। एल्स इफ मार्क्स का वैल्यू कितना इनपुट किया था 70, 70 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। यहाँ तो कंडीशन आपका ट्रू हो गया था, कंडीशन ट्रू हुआ तो क्या मैसेज, जस्ट एक मैसेज दिया है प्रिंटफ ग्रेड इज बी, तो आपका स्क्रीन पर मैसेज ऐसा आएगा ग्रेड इज बी। और यहाँ से क्या होगा, कंडीशन यहाँ ट्रू हो गया तो डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट के रूप में आपका यहाँ ये है, रेस्ट ऑफ कोड में या नेक्स्ट स्टेटमेंट बोले ये दिया हुआ है प्रिंटफ स्टूडेंट हैज बीन चेक्ड फॉर ग्रेड। तो यहाँ पर आपका डिस्प्ले होगा स्क्रीन पर क्या, स्टूडेंट हैज बीन चेक्ड फॉर ग्रेड। और यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें दिए हमने दिए यहाँ पर \n, इसको न्यू लाइन कैरेक्टर बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा प्रिंट क्या होता है ग्रेड इज बी, तो कर्सर यहाँ से अगले लाइन में मूव कर जाएगा, अगला लाइन में प्रिंट होगा, अगला लाइन में क्या प्रिंट होगा, स्टूडेंट हैज बीन चेक्ड फॉर ग्रेड। यहाँ तो हमने क्या इनपुट किया था 70 इनपुट किया था। सपोज कि दूसरी बार हमने प्रोग्राम को रन करते हैं, इस बार हमने मार्क्स इनपुट किया, स्टूडेंट को मार्क्स आया, सपोज कि ये 30 मार्क्स आया है, ये जस्ट एक सैंपल है, 30 मार्क्स इनपुट करते हैं।
तो 30 जैसे इनपुट करेंगे, इस मार्क्स जो वेरिएबल नेम है उसमें मार्क्स में स्टोर हो जाएगा 30। मतलब अभी मार्क्स का वैल्यू स्कैनर फंक्शन से मार्क्स का वैल्यू 30 है इनपुट जो किया। तब यहाँ से वन बाय वन कंडीशन चेक करेंगे। अभी करंट वैल्यू मार्क्स कितना है 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 80, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, ऑब्वियसली कंडीशन तो फॉल्स हुआ। तो फिर आगे कंडीशन वन फॉल्स, फिर आगे चेक करेगा एल्स इफ 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। फिर आगे चेक करेगा एल्स इफ 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ये भी कंडीशन फॉल्स हुआ। फिर आगे चेक करेगा एल्स में 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गया। तो सारे के सारे कंडीशन जो चेक कर रहे थे वो फॉल्स हो जाता है, एल्स पार्ट में जाएगा। एल्स पार्ट में क्या मैसेज दिए, जस्ट प्रिंटफ फेल, तो एक मैसेज दे देगा प्रिंटफ। मैसेज प्रिंट क्या स्क्रीन पर डिस्प्ले करने का वर्क करता है, तो क्या करेगा एक जस्ट मैसेज देगा FAIL स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। उसका अगला मैसेज स्टेटमेंट क्या है, प्रिंटफ बैकस्लैश स्टूडेंट हैज बीन चेक्ड फॉर ग्रेड। तो न्यू लाइन कैरेक्टर से अगले लाइन में चला जाएगा, पहला लाइन में फेल प्रिंट होगा, दूसरे लाइन में स्टूडेंट हैज बीन चेक्ड फॉर ग्रेड। आप इसको मल्टीपल टाइम रन कर करके अलग अलग इनपुट के साथ इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप इनपुट कीजिएगा तो ये ऑब्वियसली अंडरस्टैंड होना चाहिए कि स्टूडेंट का मार्क्स 0 to 100 में है। तो ये देखिए प्रोग्राम जो ही बनाया गया उसी तरह से बनाया गया, 0 to 100 का है। अगर मार्क्स अगर सपोज किसी कहीं एग्जाम में ऐसा होता है 200 मार्क्स का, तो उसके अनुसार अपना जो भी उसका रूल्स रेगुलेशन उसके अनुसार प्रोग्राम को बना सकते हैं। हमने बस एक जस्ट सैंपल ले लिया है कि क्या सैंपल लिया ऐसा कि मार्क्स स्टूडेंट का मार्क्स 0 से 100 तक वेरी करेगा, और स्टूडेंट पास कब तब होगा जब 40 से ऊपर रहेगा, तब 40 से नीचे के केस में फेल हो जाएगा। तो इस केस में क्या, और एक ग्रेडिंग सिस्टम बना दिया कि 80 से ऊपर गया तो ए मिला, 60 से ऊपर है तो बी है, 50 से ऊपर है तो ग्रेड सी है, 40 से ऊपर है तो ग्रेड डी है। इस ढंग से हमने एक ग्रेडिंग सिस्टम, जस्ट एक सैंपल ग्रेडिंग सिस्टम है। ऐसा मत मान लीजिए कि आपके यूनिवर्सिटी में एक ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो होता है, जस्ट अपने मन से सैंपल ग्रुप ले लिया है। अब अपना यूनिवर्सिटी का भी ग्रेडिंग सिस्टम जो फॉलो होता है उसके अनुसार भी कोडिंग कर सकते हैं। ये जस्ट क्या हुआ, जब आपने स्टूडेंट का ग्रेड को चेक किया उससे रिलेटेड अब एक मैसेज दे दिया कि स्टूडेंट हैज बीन चेक फॉर ग्रेड, ग्रेड चेक हो गया। ये था आपका, ये था आपका डैंगलिंग इफ-एल्स प्रॉब्लम। तो इसमें देखिए तो क्या होता था, प्रॉब्लम इसके साथ क्या हो रहा था, अगर इसमें तो स्टेटमेंट हमें कितने लिए 1 2 3 4 4 स्टेटमेंट कंडीशन चेक किए। इसमें बहुत सारे कंडीशन जब चेक करना पड़ेगा डैंगलिंग इस प्रॉब्लम है, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम दिक्कत होने लगता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं, इसमें एक नया आया था स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट या इसको मल्टी वे सिलेक्शन बोलते हैं। ये भी जस्ट क्या है, तो ये डैंगलिंग इस प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व इससे भी किया जा सकता है स्विच स्टेटमेंट से। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या रहा था कि बहुत ज्यादा कंडीशन होता था, बार बार कंडीशन चेक करना पड़ता, पहला फॉल्स हुआ ट्रू हुआ तो वो क्या, नहीं तो फॉल्स हो जाता दूसरा कंडीशन चेक करने जाए, अगर कंडीशन ट्रू फॉल्स हो जाता तो कंडीशन तीसरा चेक करने जाए, इससे मल्टीपल कंडीशन बार बार चेक करने जाना पड़ता था। इसमें क्या होगा कि प्रोग्राम का आपका धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता चला जाएगा। जब आपको नंबर ऑफ कंडीशंस बहुत ज्यादा चेक करना होगा तो उसमें आपका प्रोग्राम का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता चला जाएगा। मतलब ह्यूमन को अंडरस्टैंड करने का एक कैपेबिलिटी होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, होता जाता है प्रॉब्लम, तो उसको अंडरस्टैंड करने में दिक्कत होती है ह्यूमन को। इसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा कंडीशंस लगते चले जाएंगे तो अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आएगा। तो इसको इसी का सेम ओवरकम करने के लिए नेक्स्ट एक दिया गया है स्विच स्टेटमेंट। ये स्विच स्टेटमेंट बोलते हैं या मल्टी वे सिलेक्शन बोलते हैं। इसमें मल्टीपल वैल्यू में से क्या होगा, ऑटोमेटिक आपका प्रोग्राम जिससे मैचिंग होगा उसके करस्पॉन्डिंग रन करेगा। इसका सिंटेक्स देख लीजिए, थोड़ा नया टाइप का लगेगा, अभी तो इफ एल्स पढ़े थे, इफ एल्स पढ़े थे, नेस्टेड इफ एल्स पढ़े थे, डैंगलिंग एल्स पढ़े थे। सब में क्या था, इफ एल्स चल रहा था। इसमें क्या है, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए इसका सिंटेक्स का अलग टाइप से ध्यान दीजिएगा। इसको स्विच स्टेटमेंट बोलते हैं या मल्टी वे सिलेक्शन बोलते हैं। इसका सिंटेक्स ये दिया हुआ है ब्लू कलर में, सिंटेक्स कैसे देखें, ये बस स्विच का सिंटेक्स, आपको कोड जो सी का लिखते हैं आगे पीछे जो होगा वो आपको ऐड करना होगा। तो स्विच का सिंटेक्स में यहाँ देखिए स्विच दिए हैं, स्विच आपका कीवर्ड यहाँ यूज होगा, स्विच स्मॉल में सर, ब्रैकेट में दिए टेक्स्ट एक्सप्रेशन या जो एक्सप्रेशन का वैल्यू यहाँ या तो पार्टिकुलर वैल्यू हो सकता है या यहाँ पर पार्टिकुलर वैल्यू हो सकता है, या ऐसा कर सकते हैं टेक्स्ट एक्सप्रेशन का 1 2 3 हो सकता है, यहाँ आ सकता है, या कोई एक्सप्रेशन का वैल्यू कैलकुलेट होकर हो सकता है। सपोज कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसा दिया हुआ, एक्स का वैल्यू 1 है तो 1 + 1 2, मतलब एक्सप्रेशन भी हो सकता है या सिंगल वैल्यू भी हो सकता है। इस टेक्स्ट एक्सप्रेशन बोलिए, या बुक्स में आपको यहाँ कहीं कहीं टेक्स्ट कंडीशन भी लिखा हुआ मिल सकता है। स्विच उसका क्या है, टेक्स्ट एक्सप्रेशन।
इसमें देखिए हमने क्या दिया है, इसको स्विच का यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे बॉडी एंड हो रहा है, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर बॉडी एंड हो रहा है। इसके बीच में आपका ये पूरा पूरा सिंटेक्स डिफाइन है। और ध्यान दें ये स्विच कीवर्ड यूज करेंगे, उसके ब्रैकेट के अंदर टेक्स्ट एक्सप्रेशन या टेक्स्ट कंडीशन या कंडीशन ऐसा लिखा हुआ बुक में। उसके बाद ध्यान दीजिए हमने नेक्स्ट क्या किया है, केस। केस स्मॉल में लिखे हैं केस, उसका स्पेस वैल्यू 1। ये वैल्यू 1 कुछ आपका ए बी सी हो सकता है, 1 2 3, वो प्रॉब्लम के अनुसार आपका आता जाएगा। उसका ध्यान दीजिए यहाँ सेमी कॉलन, ये कोलन मार्क कोलन है, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये सिंटेक्स आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। स्विच कैसे लिखता है, स्विच टेक्स्ट एक्सप्रेशन और स्विच का बॉडी स्टार्ट, यहाँ स्विच का बॉडी एंड, केस स्पेस वैल्यू 1, उसके बाद दिए कोलन दिए। उसके बाद ध्यान दीजिए स्टेटमेंट 1 सेमी कॉलन ब्रेक, उसी तरह केस वैल्यू 2 सेमी कोलन स्टेटमेंट, यहाँ सॉरी यहाँ पे स्टेटमेंट 1 नहीं होगा, स्टेटमेंट 2 कर लेंगे, यहाँ स्टेटमेंट 3 मतलब क्या ब्रेक, यहाँ पे स्टेटमेंट एन ब्रेक, यहाँ 1 2 3 स्टेटमेंट चेंज कर लीजिएगा या सेम स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं। तो ये जस्ट आपने यहाँ पर स्टेटमेंट को चेंज कर लीजिएगा। सर ब्रेक एट द एंड देखिए ब्रेक फिर सबका और एक एक पॉइंट पा रहे, देखिए जिसमें केस वैल्यू 1 किया है, यहाँ पर जैसे वैल्यू ध्यान दीजिए कैसे वर्क करता है। सपोज कि यहाँ पर अभी एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, बस एक सिंटेक्स है, पहले ध्यान दीजिए ये टेस्ट एक्सप्रेस, इसका जो वैल्यू होगा इस अगर वैल्यू 1 से मैच करता है, वैल्यू 2 से मैच करता है, अगर वैल्यू 1 से सपोज कि इसका वैल्यू टेक्स्ट एक्सप्रेशन वैल्यू 1 से मैच कर जाता है, तो ये स्टेटमेंट रन करेगा और ब्रेक की वजह से क्या होगा, यहाँ पर प्रोग्राम आपका प्रोग्राम नहीं, ये स्विच स्टॉप होगा, स्विच से एग्जिट करके सीधा बाहर यहाँ नेक्स्ट स्टेटमेंट चल जाएगा ब्रेक लगाने से। पहले ब्रेक को फॉलो कीजिए, बाद में फिर ब्रेक भी हटा के देखेंगे क्या होता है, पहले सिंटेक्स पर ध्यान दीजिए। यहाँ ये डिपेंड क्या करता है, इसका वैल्यू टेक्स्ट एक्सप्रेशन का वैल्यू कैलकुलेट होगा और वैल्यू 1 वैल्यू 2 जिससे मैच करेगा उसके करस्पॉन्डिंग रन करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके करस्पॉन्डिंग रन करेगा, उससे अटैच जो ब्लॉक होगा उससे अटैच जो भी स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट 1 है तो स्टेटमेंट 1 जो भी अटैच स्टेटमेंट होगा रन करेगा और ब्रेक की वजह से वहां स्टॉप होके स्विच से बाहर चला जाएगा। अगर सपोज के टेक्स्ट एक्सप्रेशन का कोई भी वैल्यू से मैच नहीं करता, सपोज वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 वैल्यू एन किसी भी वैल्यू से अगर टेक्स्ट एक्सप्रेशन का वैल्यू मैच नहीं करता है तो वो डिफॉल्ट रन करेगा, किसी से मैचिंग नहीं हुआ तो वो डिफॉल्ट रन करेगा, डिफॉल्ट में जो स्टेटमेंट होगा उसको रन करेगा और वहां से ब्रेक की वजह से बाहर आ जाएगा। पर देखिए ये लास्ट स्टेटमेंट है स्विच का, और यहाँ अगर ब्रेक नहीं भी देंगे तो ये तो एंड पे है, ऑटोमेटिक स्विच से बाहर जाएगा। तो ध्यान दीजिए स्विच केस में एक डिफॉल्ट होता है और जनरली डिफॉल्ट स्विच के एंड में आता है, जनरली स्विच के एंड में डिफॉल्ट आता है, लेकिन कहीं कहीं आपको प्रोग्राम में ट्विस्टिंग के लिए डिफॉल्ट को बीच में भी इंसर्ट करके आप पूछा जाएगा कि आउटपुट क्या होगा, तो वो सारे कैसे वेरी करेंगे आउटपुट डिपेंड करें, ये बताएंगे आगे प्रॉब्लम। ये जस्ट सिंटेक्स है और सिंटेक्स के बेसिस पर आप प्रॉब्लम देख लीजिए। स्विच लोअर केस में लिखे हैं, इसके बीच में कंडीशन होगा और ये ओपनिंग ब्रेस इसका स्टार्टिंग होगा स्विच का और एक क्लोजिंग एंड होगा, उसके अंदर में नंबर ऑफ केसेस होंगे, केस स्पेस वैल्यू, वैल्यू में 1 2 3 यहाँ रहेगा या ABCD उससे, और अगर टेक्स्ट एक्सप्रेशन का वैल्यू जिससे मैच करेगा, वैल्यू 1 से मैच करता है, वैल्यू 2 से मैच करता है, उसके बाद डायरेक्ट उससे अटैच्ड स्टेटमेंट रन करेगा और ब्रेक की वजह से यहाँ से स्विच से बाहर जाएगा। ब्रेक नहीं रन लगाएंगे तो क्या होगा, सब कुछ किया टेक्स्ट एक्सप्रेशन का वैल्यू यहाँ पर 1 आता है कैलकुलेट करने और वैल्यू ये भी 1 है, ये केस 1 मैच करता है और स्टेटमेंट ये रन करेगा और ब्रेक रहेगा तो यहाँ से स्टॉप होकर बाहर स्विच से चला। अगर ब्रेक रन नहीं करेगा तो आगे रन करेगा, आगे जो स्टेटमेंट होगा स्टेटमेंट केस 2 में चला जाएगा। और एक चीज ध्यान में और दीजिएगा, स्विच क्या है, एक मिनट पूरा डिस्कस। स्विच क्या है कि एक ही बार कंडीशन चेकिंग, अगर किसी के साथ एक बार मैच कर जाता है, सपोज कि कितने वैल्यू 1 से मैच कर जाता है तो आगे ये चेकिंग नहीं करेगा, डायरेक्ट रन करता चलाएगा। लेकिन आगे ब्रेक लगा हुआ इसलिए आगे रन नहीं करेगा, ब्रेक को हटा देंगे तो डायरेक्ट रन करता जाएगा। एग्जाम्पल देखिए क्लियर हो जाएगा, उसके बाद जो भी डाउट होगा पूछेगा। ये तो सिंटेक्स एग्जाम्पल से ये देखिए उसी का जस्ट फ्लो चार्ट है, पहले जो प्रॉब्लम ये दिए थे ये सिंटेक्स दिए थे उसी का फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट में क्या दिया, एक्सप्रेशन है केस 1 से मैच्ड हुआ तो स्टेटमेंट 1 रन किया और ब्रेक लगाने की वजह से ये एंड पे चला जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट इसको सब कुछ कंसीडर कीजिए। अगर केस 1 से इसका एक्सप्रेशन का वैल्यू मैच हुआ तो ये पाथ फॉलो करते हुए नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा। अगर मैच केस 1 से नहीं होता है तो केस 2 से मैचिंग ये चेक करेगा, केस 2 से मैच होता है तो स्टेटमेंट 2 रन करेगा और ब्रेक की वजह से नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा। इसी तरह केस एन से मैचिंग होगा, मैच हुआ तो एन स्टेटमेंट एन को रन किया और ब्रेक की वजह से नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला गया। अगर सपोज कि इसमें केस 1 केस 2 केस 3 केस एन कोई भी केस से मैच नहीं होता है तो हमने एक बाय डिफॉल्ट केस भी दिया था। डिफॉल्ट केस
कोई केस रन से मैच नहीं होगा तो डिफॉल्ट केस रन करेगा और डिफॉल्ट स्टेटमेंट रन करेगा और ब्रेक के साथ वो बाहर चलेगा। यहाँ पर ब्रेक नहीं भी देते हैं तो आपका प्रोग्राम ऑलरेडी एंड पर जा चुका है, मतलब स्विच के एंड पे चला जाएगा, ऑलरेडी यहाँ से बाहर चला जाएगा। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, सेम टू सेम क्या है, डैंगलिंग एल्स वाला था उसी की तरह से ये भी किया हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम को हमने चेंज कर दिया है। ये थोड़ा सिंसियर होकर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ये नया टाइप से है, इसलिए इसमें भी देखिए ये तो कोई नहीं, वॉइड में जैसे लिखते हैं एज इट लिखे, इंट मार्क्स, एक मार्क्स वेरिएबल डिक्लेयर किए और स्क्रीन पर जस्ट एक मैसेज दिए, एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। इससे आपको स्टूडेंट का मार्क्स इनपुट करना है। जनरली हम लोग स्टूडेंट का मार्क्स 0 to 100 में इनपुट करेंगे तो सब, और यहाँ पे स्कैन है परसेंटेज एम% मार्क्स। तो सपोज कीजिए हमने स्टूडेंट्स पे मार्क्स को 90 इनपुट किया है और देखिए यहाँ इंटीजर है, 90 इनपुट किए हैं तो 90, और यहाँ स्विच में देखिए एक्सप्रेशन क्या है, स्विच के अंदर क्या दिया, मार्क्स बाय 10, 90/10 क्या होगा, इंटीजर डिवीजन। ध्यान दीजिए इंटीजर डिवीजन में क्या होता है, ऐसे भी तो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जा रहा है, 90/10 9 आएगा। और सपोज कीजिए 91 भी देते हैं तो इंटीजर डिवीजन में क्या करते हैं, रिमाइंडर को ट्रूनकेट कर देते हैं, लीव कर देते हैं, सिर्फ क्या होगा 91/10 भी 9 ही आएगा। इंटीजर डिवीजन बोल देते हैं, सी में इंटीजर डिवीजन में यही ऐसा होता है, ऐसा नहीं होगा कि 9.1 होगा, वो फ्रैक्शन वो फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन करना होगा उसके लिए, फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन में वो ऐसा होगा। इस केस में क्या होगा, 9 सपोज कि हमने मार्क्स का वैल्यू 90 इनपुट किया, एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं, 90/10 क्या होगा 9। अब देखिए केस का वैल्यू किसी, यहाँ केस का वैल्यू क्या है 10 है, इससे मैच नहीं हुआ, आगे बढ़ा, केस का वैल्यू 9 है, इससे मैचिंग हो गया केस का। इस केस से जैसी मैच होगा, यहाँ पर केस से मैच होगा, आपका प्रिंटफ ग्रेड इज ई प्रिंट करेगा, जस्ट मैसेज डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पर, ग्रेड इज ई। उसके बाद आपको यहाँ ब्रेक लगा है, ये ब्रेक की वजह से क्या हुआ, स्विच का ब्लॉक से बाहर चला जाएगा, और स्विच के ब्लॉक से बाहर जाएगा तो स्विच के ब्लॉक से बाहर जाएगा और यहाँ पे क्लोजिंग ब्रेस होगा। ध्यान, ये मिस कर गया, 1 मिनट, यहाँ पे क्लोजिंग ब्रेस होगा, यहाँ पर क्लोजिंग ब्रेस हमने देना, यहाँ पर जस्ट क्या है, इस ब्रेक के बाद एक क्लोजिंग ब्रेस होगा, उसका ये नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, प्रिंटफ स्टूडेंट हैज बीन चेक्ड फॉर ग्रेड होगा, ऐसा यहाँ पर होगा। जस्ट यहाँ पर क्या होगा, एक क्लोजिंग ब्रेस होगा, यहाँ पर बाय मिस्टेक ये छूट गया, जस्ट यहाँ पर क्लोजिंग होगा, ये चल तो नहीं रहा है, कलर की तो टेक्स्ट वाला यूज कीजिए। ओके ओके, ठीक है, यहाँ कंसीडर कर लीजिए, यहाँ पर क्लोजिंग एक है, ब्रेक के बाद ये जैसे ये क्लोजिंग है ना, यहाँ पर ये क्लोजिंग ब्रेस है, यहाँ पर क्लोजिंग है क्योंकि स्विच का क्लोजिंग होगा। बाद में देख लें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इसमें पीडीएफ में मेरा, ठीक है। वो जैसे ये ओपनिंग है ना तो इसका कोरस्पॉन्डिंग क्लोजिंग यहाँ पर होगा, यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग क्लोजिंग होगा इस प्रिंटिव के बाद। तो आपका मैच कौन सा केस किया था, ग्रेड ई प्रिंट होगा, उसके बाद ये क्लोजिंग की वजह से स्टूडेंट हैज बीन चेक्ड फॉर ग्रेड, ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। इस केस में कब ये चेकिंग कब हुआ, जब हमने मार्क्स 90 इनपुट किया। सपोज कीजिए आपने मार्क्स इक्वल टू 75 इनपुट करता है, दूसरी बार रन करते हैं तो मार्क्स का वैल्यू 75 इनपुट कर देते हैं, तो 75/10 क्या होगा, इंटीजर डिवीजन। 75/10 7.5 नहीं होगा इंटीजर डिवीजन में, यहाँ पे इंटीजर डिवीजन में इंट डेटा टाइप लिए हैं सी में, तो 7 होगा, 7 होगा। अगर फ्रैक्शन रियल डिवीजन करते हैं जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लेते हैं उसमें 7.5 होगा, तो इसमें 75 इनपुट कर 75 वेट म्यूट रहिएगा, 75 इनपुट करिएगा तो 75/10 7 आएगा। तो देखिए एक बाई 1 बाई 1 केस से मैचिंग हुआ, 10 से मैच नहीं किया वैल्यू, इसका वैल्यू क्या है, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 7 है, और यहाँ 10 है 9 है नहीं मैच किया, 8 है नहीं मैच किया, तो अगले किससे मैचिंग हुआ, 7 से मैच हुआ, केस 7 से मैच हुआ तो क्या ग्रेड पे ग्रेड मैसेज प्रिंट करेगा, जस्ट प्रिंट एफ ग्रेड इज ई, सॉरी ग्रेड इज बी, ग्रेड इज बी में स्क्रीन पर मैसेज होगा। और ये इस ब्रेक की वजह से क्या होगा ना कि ये बाहर चला जाएगा, बाहर यहाँ पर क्लोजिंग रहेगा, एक स्विच का मिसिंग है, क्लोजिंग से बाहर जाएगा, क्लोजिंग से बाहर एक स्टेटमेंट है क्या, प्रिंटफ बैकस्लैश स्टूडेंट हैज बीन चेक्ड फॉर ग्रेड, आपका इसमें ऐसा मैसेज आएगा ग्रेड इज बी और स्टूडेंट हैज बीन चेक्ड फॉर ग्रेड। अब इसमें देखिए आपका इस प्रोग्राम में एक ट्विस्टिंग करते हैं, इसमें जो है ना, ट्विस्टिंग करने से पहले एक लास्ट कंडीशन फेल का भी कंडीशन चेक कर ले। सपोज कि किसी स्टूडेंट का मार्क्स 25 मार्क्स आता है, मार्क्स जो 25 अगली बार रन करते हैं तो इनपुट करते हैं, 25/10 क्या आएगा 2,
तो इसमें देखिए किस केस से मैच करें, यहाँ केस का वैल्यू 10 है, 9 है, 8 है, 7, 6, 5, लेकिन क्या आया है 2, तो क्या करेगा, किसी केस से मैच नहीं होगा तो डिफॉल्ट केस में जाएगा। डिफॉल्ट केस में मैसेज हमने क्या दिए हैं, फेल स्क्रीन को प्रिंट होगा और इस ब्रेक के बाद एक क्लोजिंग है, यहाँ पर मिसिंग क्लोजिंग है, तो ब्रेक से बाहर, स्विच से बाहर आएगा और क्या मैसेज प्रिंट करेगा, फेल और स्टूडेंट हैज बीन चेक्ड फॉर ग्रेड, ऐसा मैसेज प्रिंट कर देगा स्क्रीन पर। ये तो ऐसा इस केस में, और ये तो अलग अलग केस वैल्यू के लिए चेक कर लें। अब देखिए इसमें ये तो ब्रेक हमने लगाया है, सपोज कि ऐसा करते हैं हम किसी प्रॉब्लम में क्या करते हैं कि ब्रेक को ही मिसिंग कर देते हैं, ये सारे ब्रेक को हम सपोज कि हटा रहे हैं, यहाँ से ब्रेक एज्यूम कर लीजिए वर्चुअली कि हमने सारे ब्रेक हटा दिए जितने ब्रेक हैं यहाँ पर। अब थोड़ा सा चेंजिंग कर करके देखो, प्रॉब्लम का आउटपुट आपसे चेंज कर करके पूछा जाती है, तो सर पूरा सिंटेक्स अनुसार लिखा जाए, इसमें कुछ ट्विस्टिंग किया जाता है, ट्विस्टिंग कर रहे हैं तो क्या हुआ ना, सारे केस में जो ये ब्रेक लगाए हैं, ब्रेक आपका काम क्या करता है, ब्रेक जैसे ही फेच करता है ना, उस ब्लॉक से बाहर कर देते हैं, यहाँ स्विच का ब्लॉक से, स्विच के अंदर लिखे तो स्विच के ब्लॉक से बाहर कर जाएगा, लूप पढ़ेंगे लूप के अंदर ब्रेक लगाएंगे तो उस लूप से बाहर कर जाएगा। तो पार्टिकुलर अगर बॉडी जैसे ये ओपनिंग ब्रेक से क्लोजिंग से बाहर एक ब्रेक एक बॉडी से बाहर करता है, यहाँ पर यहाँ जैसे ही एक ब्रेक फेच करेगा बाहर चला जाएगा, इस तरह से सारे ब्रेक को हमने यहाँ से प्रोग्राम से इरेज कर दिए। सपोज की कंसीडर ये यहाँ ब्रेक नहीं है, ये भी ब्रेक नहीं है, और सपोज कि आपने किसी के स्टूडेंट को मार्क्स आया है 100 आउट ऑफ 100 आ गया, और मार्क्स का वैल्यू 100 है, 100/10 क्या होगा, 10 आपका आउटपुट मिला, 10 मिला तो 10/10 क्या होगा, 10 आया, केस 10 से मैचिंग हो गया, वेट जस्ट यहाँ केस 10 से मैच हो गया, केस 10 से मैच हो गया, जैसे केस 10 से मैच होगा तो क्या होगा, ग्रेड इज ओ प्रिंट होगा, और ब्रेक नहीं है तो ध्यान दीजिएगा स्विच केस क्या होता है, एक बार ही वेट एक बार में एक ही बार मैचिंग चेक करता है, इस केस 10 से मैच हो गया, उसका कोई भी चेकिंग नहीं हुआ, आंख बंद करके रन करता रहेगा, प्रिंट है ग्रेड इज ओ, ब्रेक नहीं है आगे बढ़ेगा, प्रिंट ग्रेड इज ई, ग्रेड इज ए, इस तरह से कंटिन्यूअसली ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी, और यहाँ तक क्या होगा, डिफॉल्ट को भी रन कर जाएगा, फेल, सारे के सारे प्रिंट करेगा और स्टूडेंट है चेक फॉर ग्रेड ऐसा मैसेज है, ये तो प्रॉब्लम फॉल्ट हुआ। इसलिए आपको देखिए ब्रेक आपको प्रोग्राम के अनुसार देना पड़ता है, इसमें तो मैंडेटरी था देना, नहीं देते तो क्या होता था, ऐसा थोड़े होता है 100 मार्क्स आया उसको ओ ग्रेड भी ओ ई ए बी सारा ग्रेड भी मिल गया, फेल भी मिल गया, और मैसेज दे रहा है स्टूडेंट है चेक फॉर ग्रेड, ये आपका स्विच केस हो गया। ये जस्ट क्या था, डेंगलिंग प्रॉब्लम था, उसी तरह का है, ये सब्सिडी टाइप्स में यूज किया गया स्विच केस। टुडे हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं, तो अब नेक्स्ट कल सेशन जो